हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखा जाता है। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट वेबसाइट या ब्लॉग के लिए किस तरीके से लिखते हैं। आज हम पूरा इस वीडियो में पूरा 15-20 मिनट का एक वीडियो होएगा और पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट को पूरे डीप में समझते हैं, एकदम प्रो तरीके से समझते हैं कि हम वेबसाइट में कंटेंट किस तरीके से आर्टिकल या ब्लॉगर हो या फिर आप वेबसाइट का आपका वेबसाइट है या फिर आपका कोई न्यूज एजेंसी है, कुछ भी है, अब इस तरीके से किस तरीके से कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कंटेंट को लिखने के लिए किन किन स्ट्रेटेजी का ध्यान देना पड़ता है, किस तरीके से लिखना पड़ता है ताकि आपके गूगल सर्च रिजल्ट में बेटर रैंकिंग मिल सके। हम इसके बारे में पूरा एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं संदीप कुमार मौर्य और आज इस आर्टिकल पे हम लोग चलो बात करते हैं। तो अभी हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अपना एसईओ इंडस्ट्री, जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, उसे कुछ किंग लोग हैं हमारे इसमें, जो कि जैसे एसईएम रस, ये अपना इनका एक बहुत बड़ा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टूल है। उसके बाद में हमारा आता है ये योस्ट एसईओ करके एजेंसी है, जो एक वेबसाइट है जो कि अपना एसईओ पे रिसर्च करते हैं। वो लोग एसईओ के लिए नए नए जो भी रिसर्च होते हैं वो करते रहते हैं ये लोग, और इस पे ये हमारे वर्डप्रेस एसईओ की किंग है। उसके बाद में आता है हमारा एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात करें तो नील पटेल को आप लोग जानते होंगे एसईओ के बारे में। तो नील पटेल भी एसईओ इंडस्ट्री में किंग है। तो ऐसे लोगों के हम थोड़े आर्टिकल्स को भी हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जानेंगे ये लोगों ने किन स्ट्रेटेजी का ध्यान रखते हैं, ये लोग क्या बताते हैं। और मेरे पास भी जो एक्सपीरियंस के साथ, जो इतने वर्षों का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इसके हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो डीप में पूरा समझते हैं। तो अभी पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा कि सबसे पहले हमको कोई भी आर्टिकल या वेबसाइट पे कंटेंट लिखने से पहले हमको उसके अपना जो कीवर्ड होता है वो कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है कि हम ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं या जो पेज लिख रहे हैं, इस पे किस कीवर्ड को पब्लिक यूजर सर्च कर रहा है, किस यूजर कौन सा ऐसा कीवर्ड है, कौन सा ऐसा टाइटल है कि जिसको कि इंटरनेट पर यूजर बार बार सर्च करता है, उसको हमको ध्यान देना है। न कि हमको किसी ऐसी इस तरीके के टाइटल या अपने कीवर्ड को जरूर यूज करना है जो कि इंटरनेट पे सर्च ही नहीं किया जाता है या फिर बहुत कम सर्च किया जाता है। तो इन बातों का हमको ध्यान रखना होता है कि आपका वेबसाइट जिस किसी भी टॉपिक पे है, आपका कोई भी जो भी वेब पेज है जिस किसी भी टॉपिक पे है, उस टॉपिक पे आपको पहले तो कीवर्ड रिसर्च करना है कि इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं, इस तरीके के जो कंटेंट होते हैं, कोई भी सर्विस हो या ब्लॉग हो या फिर किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, किसी सर्विसेज पे बात कर रहे हो, तो वो जो सर्विस है या टॉपिक है, उस पे गूगल में लोग क्या कह करके सर्च कर रहे हैं, गूगल को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, किस तरीके से गूगल से क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको उस बात का हमको ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं, जो ऐसा लगता है जिसमें कंपटीशन भी थोड़े कम हो और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टाइटल जो कीवर्ड होते हैं, हमको आर्टिकल तो आपके वही रहने वाले हैं जो आपके पास आर्टिकल है, लेकिन वो गूगल में लोग सर्च क्या कर रहे हैं, किस कीवर्ड से किस टर्म में वो सर्च कर रहे हैं, हमको उस बात का रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए जैसे हमको यहाँ पे गूगल में जाते हैं, गूगल में जाके सीधा सीधा हम यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे एसईओ फ्रेंडली। हाँ, अभी देखिए, अभी यहाँ पे खाली हमने एसईओ फ्रेंड लिखा, तो अभी यहाँ पे देखिए इतने कीवर्ड आ गए गूगल के जो सर्च रिजल्ट में टॉप में चल रहे थे। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट। तो हम एक एसईओ फ्रेंडली के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो लोग किस तरीके से लोग गूगल में जाके ढूंढ रहे हैं कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, या फिर एसईओ फ्रेंडली यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं, क्या होता है, या फिर एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट क्या चीज होती है। हम एक ऐसा एसईओ फ्रेंडली जैसे एक छोटे से टॉपिक पे ले रहे हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक है, जैसे अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि पब्लिक जो आ रही है ना, वहां पे सर्च कर रही है कि से टॉप 10, उसके बाद में
देखिए ना, अब मैंने खाली टॉप 10 लिखा, टॉप 10 के बाद में देखिए गूगल सबसे ज्यादा लोग पब्लिक अभी टॉप 10 वाले वर्ड में सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं टॉप 10 मोबाइल शॉप। टॉप 10 मोबाइल शॉप लोगों के सर्च कर रहे हैं, या फिर टॉप 10 मोबाइल शॉप मुंबई, टॉप 10 मोबाइल शॉप कांदीवली वेस्ट। मैं अभी फिलहाल मुंबई में हूँ, तो मुंबई के सर्च रिजल्ट के हिसाब से नियर बाई के हिसाब से बता रहा है कि पब्लिक टॉप 10 वर्ड्स के साथ किन कीवर्ड का यूज कर रहा है। तो इस तरीके से टॉप 10 अभी मैं लिख देता हूँ खाली एसईओ। तो देखिए टॉप 10 एसईओ टूल्स, अभी पब्लिक को किसी को भी जो एसईओ एनालिसिस करने वाले हैं या एसईओ हैं, उनको कैसा कि ये टूल की जरूरत पड़ती है, तो वो क्या सर्च कर रहे हैं ना, तो वो उन बातों का हमको हमेशा प्रायोरिटी के साथ ध्यान देना है कि हमको कोई भी कंटेंट लिखने से पहले कीवर्ड रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद में हमको एक डिसाइड करना पड़ता है हेडिंग, कि हमको हेडिंग किस तरीके से लिखना है। आई कैचिंग हेडिंग होना चाहिए, लोगों को पढ़ के लगना चाहिए कि हाँ यार इस पे क्लिक करना चाहिए। जैसे लिखिए यहाँ देखिए एससीएम रस वालों ने, अभी मैंने एसईओ का इनका जो लिखा है, एससीएम रस वालों ने लिखा है 9 स्टेप टू हेल्प योर एसईओ राइटिंग। तो हम लोग ऐसा लगता है कि यार हमको कोई 9 टिप्स मिलने वाले हैं जिससे हम अपने कंटेंट को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, तो योस्ट एसईओ वाले ने भी वही लिखा है, टॉप 10 टिप्स फॉर ऑसम एंड एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट। मतलब ये दिख के ऐसा लगता है कि टॉप हमको कुछ प्रीमियम चीजें मिलने वाली है, तो हमको कुछ आई कैचिंग हेडिंग के बारे लिखना चाहिए। और जो हेडिंग होता है ना, हम उसमें देखिए अभी तो हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में बात कर लिया कि कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करना है, किन को हमको ध्यान देना है कि जो हमारा यूजर है वो सबसे ज्यादा किस टॉपिक पे किस कीवर्ड को सबसे ज्यादा सर्च कर रहा है। उसके बाद में हम आते हैं कि जो हमारा टाइटल है, ये जो हम वेबसाइट के जो मेन टाइटल होता है, ये जो टाइटल लिखा हुआ है, ये टाइटल हमको वेबसाइट में दिखाना जरूरी होता है। वो सबसे पहले जो हमारा मेन है, जो आर्टिकल हम जिसके बारे में लिख रहे हैं, उसको हम थोड़े ऑप्टिमाइज करके आई कैचिंग तरीके से टाइटल लिखते हैं, और टाइटल को हम H1 फॉर्मेट में लिखते हैं। H1, H2, H3, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2, हेडिंग 3 करके होता है। उसमें आपको H1 फॉर्मेट में लिखना है कि कंटेंट को हम किस तरीके से हेडिंग को रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि देखिए हेडिंग ही सब कुछ होता है, लोगों को पढ़ के ही मालूम पड़ेगा कि क्या देने वाला है कंटेंट में, हमें क्या मिलने वाला है। वो क्लिक करेगा कि नहीं क्लिक करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपको एकदम आई कैचिंग, क्लिकेबल बोलते हैं ना, एक्शन लेने वाला टाइटल हमको वहां पे लिखना है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो हमारा टाइटल है, वो टाइटल में एक चीज हमें ध्यान देना है कि हम जिस टॉपिक पे, अब जो हमारा मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड मतलब फोकस कीवर्ड बोलते हैं, हम उसको फोकस कीवर्ड टर्म यूज करेंगे कि जो हमारा फोकस कीवर्ड होता है, वो फोकस कीवर्ड को हम हेडिंग में, जो हमारा टाइटल होता है, जैसे एसईओ राइटिंग या फिर एसईओ चेकलिस्ट, इन जो बातों का इन्होंने इस आर्टिकल में ध्यान दिया है, ऐसे हम लोगों को देखना है। जैसे अगर हमारा कोई सर्विस है, या फिर हम किसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम कुछ एजुकेट कर रहे हैं किसी को, तो हमको उस पॉइंट के बारे में ध्यान देना है। और वो टाइटल को, हमारा जो मेन कीवर्ड जो टाइटल है, वो टाइटल को हमको कीवर्ड को टाइटल में जरूर इंक्लूड करना है। उसके बाद में हमारा बात आता है कि उसके बाद में हमको जो हमारा कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी तो मेन हमारा वेबसाइट का जो मेन टाइटल होता है, या जो वेब पेज है उसका मेन टाइटल होता है। उसके बाद में हमारा आता है कि वेबसाइट में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना चाहिए कि हम ये पूरे जो आर्टिकल लिख रहे हैं, ये पूरे आर्टिकल में हम किन पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिखेंगे। ओवरव्यू लिखने के बाद में हम एक S2, जो S2 हेडिंग होता है ना, S2 बोले, जैसे कि हेडिंग 2 जो होता है, सब हेडिंग बोलते हैं उसको हेडिंग को स्टार्ट करके फिर हम एक कंटेंट को लिखना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम एक एक पॉइंट को अभी बताते जा रहा हूं मैं। उसके बाद में हमको ध्यान देना है, S2 लिखा, S2 लिखने के बाद में हमको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और पैराग्राफ स्टार्ट करना है, पैराग्राफ में भी ध्यान देना है कि जो पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, पैराग्राफ के पहले या दूसरे लाइन में ही आपने जो टाइटल में यूज किया था ना कीवर्ड, जो आपका मेन फोकस कीवर्ड था, वो जो कीवर्ड थे ना, वो टाइटल में आपके पहले पैराग्राफ के जो 1 या 2 लाइन है ना, वहां पे आपको स्मार्टली किसी सेंटेंस में इस तरीके से आपको यूज करना है कि ताकि आपका वो कीवर्ड पहले पैराग्राफ में होना जरूरी है। उसके बाद में हम आते हैं कि जो कंटेंट का जो पैराग्राफ होता है ना, पैराग्राफ मैक्सिमम ना 200 से 300 या मान के चलो 500 कैरेक्टर से ज्यादा, या फिर 150-200 वर्ड से ज्यादा हमको यहाँ पे
नहीं रखना है, इन चीजों को हमको ध्यान देखना है, क्योंकि देखो अभी छोटे-छोटे पैराग्राफ में डिवाइड रहेगा ना, तो कोई भी पढ़ने के लिए थोड़े से उसको ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए। अगर ये लंबा पैराग्राफ आता है तो बोरिंग होती है, फिर वो नहीं पढ़ते हैं लोग। तो इसलिए यूजर फ्रेंडली के हिसाब से अगर हमको देखना है, और ये जो पैराग्राफ है ना वो 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 लाइन में पैराग्राफ को डिवाइड रखना है, और हर 2-3 1-2 पैराग्राफ के बाद आपको अच्छे से कोई हेडिंग या बुलेट पॉइंट ये सब चीजों को ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं यहाँ पे कि ये जो हर पैराग्राफ में, मतलब अगर आपने समझ लो 1000 वर्ड का आपने अगर आर्टिकल लिखा है, तो ये आर्टिकल में आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने कीवर्ड यूज करने हैं, कीवर्ड आपका 2 से 3% होना चाहिए, 2% से ज्यादा नहीं यूज करना है, वो भी स्मार्टली आपको सेंटेंस में ही यूज करना है। जबरदस्ती उसको वहां पे नहीं घुसाना है कि मतलब हमने हमारा जो कीवर्ड है पहले लिख दिया फिर उसके बाद आर्टिकल लिखना चाहिए, ये गलत है। यूजर को भी मालूम पड़ेगा कि ये एसईओ के लिए फोर्सफुली वहां पे मतलब एक तो सेंटेंस हमारा बिगड़ जाएगा, और दूसरी बात वो उनको लगेगा कि ये कुछ प्रमोट करने के लिए किस तरीके से उसको लिखा गया है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारा ये जो हमने फॉन्ट साइज और कलर लेते हैं ना, ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी ना, जब बैकग्राउंड लाइट रहता है, बैकग्राउंड लाइट मतलब व्हाइट साइड रहेगा या फिर एकदम लाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा, तो वहां पे फॉन्ट कलर जो है एकदम पूरा डार्क होना चाहिए। इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हेडिंग हो या फिर हमारा पैराग्राफ हो, अगर बैकग्राउंड लाइट है तो फॉन्ट डार्क होना चाहिए। कभी डार्क बैकग्राउंड पे डार्क फॉन्ट नहीं यूज करना चाहिए, वो रीडेबिलिटी नहीं होता, यूजर के लिए भी अच्छा नहीं होता है और गूगल के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और फॉन्ट साइज का भी ध्यान रखना है कि हमको फॉन्ट साइज इतना रखना है कि लोगों को पढ़ सके, और इतने बड़े बड़े भी नहीं रखने हैं कि लोगों को थोड़ा डिस्टर्बिंग लगे। इसलिए फॉन्ट साइज भी एक नॉमिनल सा रखते हैं। अगर मान के चलो अभी नॉर्मली हम जो हमारा हेडिंग की साइज होती है, H1 की साइज होती है, वो लगभग 30-35 पिक्सल रखते हैं या 40 पिक्सल तक रखते हैं, और जो हमारा पैराग्राफ की फॉन्ट साइज होता है 15 पिक्सल से लेकर के 17-18 पिक्सल तक रखते हैं। उसके बाद में हमारा आता है बात यहाँ पे कि जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना, तो पैराग्राफ लिखने के बाद में हमको बीच बीच में ना किसी पॉइंटर्स के बारे में बात करना चाहिए कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। जैसे कोई भी पॉइंट लेना है और पॉइंट को हमको उसमें पॉइंट वाइज समझाना है, ताकि लोगों को पढ़ने में भी, लोगों को समझने में भी अच्छा लगे कि हाँ 1-2 पॉइंट, ये पॉइंट के बारे में बात करें। तो एक पॉइंटर का भी देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इंफॉर्मेशन, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजेक्शनल, इस तरीके से हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि पॉइंटर्स जो बुलेट पॉइंट होते हैं, चेकलिस्ट होते हैं, उनको हमको वहां पे दिखाना जरूरी होता है, ताकि उनको यूजर को पढ़ने में इजी हो, ताकि वो थोड़ा इंगेज हो, वहां पे पढ़े, थोड़े टाइम तक रुके आपके कंटेंट पे। आपका बाउंस रेट कम होना चाहिए, यूजर आए, पूरा कंटेंट पढ़े, उसके बाद में फिर यहाँ से उसको या तो वेबसाइट पे छोड़ के जाएगा या फिर आपको ही वेबसाइट के किसी और लिंक पे जाएगा। उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमारा ये वेबसाइट का जो ये आर्टिकल हम लिख रहे हैं ना, तो जो आर्टिकल हमने लिखा है, जैसे अभी यहाँ लिखा 9 स्टेप टू हेल्प योर एसईओ, ये जो लिखा हुआ है टाइटल, ये टाइटल देखेंगे ना तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो हाउ टू क्रिएट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट विद एसईओ, मतलब जो हमारा ये स्लग बोलते हैं इसको, ये जो स्लग होता है ना हमारा, यूआरएल जो होता है, यूआरएल में भी हो सके तो हमको फोकस कीवर्ड का यूज करना चाहिए, ताकि वो गूगल को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये पेज पे इस टॉपिक पे बात हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं हाँ, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि हमको ना, जैसे हमारे ही वेबसाइट का जो भी, जैसे हम बीच बीच में हम अगर किसी टॉपिक पे बारे में बात कर रहे हैं, तो हमको बीच बीच में, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो अगर हम पैराग्राफ लिखा है हमने, और पैराग्राफ लिखने के बाद में हमको बीच बीच में अगर किसी भी ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पे कि हमारा ऑलरेडी हमने उस टॉपिक पे वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में ऑलरेडी हम लोगों ने लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हमको बीच बीच में ना वो इंटरनल लिंक करते रहना चाहिए कि बीच बीच में समझ लो कि अगर आपका 1000 पेज का अगर कंटेंट है, तो उसमें अगर 2-4 जगह पे अगर आपको 1000 वर्ड का अगर आपका कंटेंट है, तो उसमें आपको 2-4 जगह पे आपको जहां पर लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे कंटेंट लिखा हुआ है, तो आप उस ब्लॉग या आर्टिकल पे आप उसको इंटरनल लिंक कर दीजिए, ताकि यूजर को वो चीज को समझने में भी इजी रहेगा, और गूगल के भी जो क्राइटेरिया है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद में हम इंटरनल लिंक कर लेते हैं। इंटरनल लिंक करने के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
कि हमको अगर जरूरत पड़ी, अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि हमको किसी भी टॉपिक पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि बाहर का कोई वेबसाइट है, कोई एक्सटर्नल लिंक है, तो एक्सटर्नल लिंक को भी हमको वहां पे मेंशन करना चाहिए और स्मार्टली करना चाहिए। जबरदस्ती वहां पे किधर नहीं दिखाना है आपको, किधर बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने अपने ब्लॉग में रख दिया कि भाई बेस्ट प्लगइन फॉर एसईओ इन वर्डप्रेस, तो हम वो योस्ट का लिंक जैसे हम बता रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि वो योस्ट का लिंक हम बाहर का जो एक्सटर्नल वेबसाइट है हम उसका लिंक दे सकते हैं। इस तरीके से हमको स्मार्टली तरीके से हमको एक्सटर्नल लिंक का भी देखना है। जबरदस्ती हमको किधर वो पॉइंट डाल करके हमको एक्सटर्नल लिंक नहीं देना है, क्योंकि यूजर के फिर वो यूजर फ्रेंडली नहीं रहेगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखेंगे तो अभी ये इसमें है कि नहीं है, इसमें भी है। देखिए अभी जैसे लिखा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी हमने कंटेंट के बारे में बात की, तो फिर अचानक से देखिए ना यहाँ पे ये आ गया, तो ये क्या है, ये कॉल टू एक्शन है या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि हमारे रीड मोर ब्लॉग, जैसे हमारे पास अगर और भी ब्लॉग है और भी पेजेज है तो उसको हम स्मार्टली इस तरीके से लिख सकते हैं, रीड मोर आर्टिकल्स या रीड मोर ब्लॉग्स करके ऐसा लिख करके उसको हम वहां पे ऐसा एक ब्लॉग ऐसा दिखा सकते हैं। उनको सब डिफरेंट मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ अलग से कोई नया चीज बीच में आ गया। अगर कोई वहां पर कंटेंट पढ़ रहा है, कंटेंट पढ़ते पढ़ते अगर कंटिन्यू उसको आगे जाना है तो वो वहां पे चीजों को देख सके। जैसे उसको रिलेटेड कंटेंट बोलते हैं, उसको ये हमारे वेबसाइट के टर्म में उसको रिलेटेड कंटेंट बोलते हैं। तो रिलेटेड जो ब्लॉग हो या रिलेटेड पेजेस जो होते हैं, रिलेटेड न्यूज जो होते हैं, उस तरीके से हम उसको नीचे दिखा देते थे। अगर कोई पढ़ रहा है वहां पे, अगर उसको वो टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है या फिर वो पढ़ लिया है उसको, उसके बाद में उसको लग रहा है कि हाँ ये वेबसाइट पे कुछ और है, तो जैसे ही वो नीचे पहुंचे, कंटेंट उसका खत्म हो, तब तक वो आपके जो बेस्ट अच्छे उससे रिलेटेड, उसी न्यूज से रिलेटेड अगर आपके पास या उसी कंटेंट से रिलेटेड, उसी आर्टिकल से रिलेटेड आपके पास कुछ और आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो अब उसका एक रिलेटेड आइकन या मोर आर्टिकल्स या रिलेटेड ब्लॉग्स या मोर ब्लॉग्स करके वहां पे एक लिंक देना चाहिए। उससे भी क्या होगा कि यूजर वहीं पे एंगेज होएगा और आपका जो रीडिंग ड्यूरेशन है, आपका विजिट ड्यूरेशन है आपके वेबसाइट का, वो बढ़ेगा। वो एसईओ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में हमको ना कुछ एसईओ से रिलेटेड इमेजेस को भी हमको यूज करना है। जैसे आपका जो भी है कंटेंट, जैसे अगर आप किसी टॉपिक पे भी लिख रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको इमेजेस यूज करना जरूरी है। आपको इमेजेस भी ऐसा लिखना है कि इमेजेस भी वही जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उसी टॉपिक पे वो इमेजेस भी उसी बात को, उसी टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहा हो। और इमेजेस अपलोड करते टाइम एक दिन ध्यान देना है आपको कि इमेज का टाइटल जो आपने जो आर्टिकल का टाइटल लिखा है, कोशिश करके ना आप वही रखिए। इमेज का टाइटल ऑप्टिमाइज करके फिर उसके बाद वो इमेज को अपलोड करिए। और इमेज को अपलोड करने के बाद में इमेज पे जो इमेज यूज हुआ है, इमेज पे अल्ट टैग देना जरूरी है। अल्ट टैग आपको देना नहीं भूलना है। और उसके बाद में इमेज को कंप्रेस करना है। इमेज को विदाउट कंप्रेस किए नहीं अपलोड करना है। कोई भी इमेज हो, 100 KB की इमेज हो या फिर 500 KB का, 1 MB का इमेज हो। देखिए एक टाइनी PNG करके वेबसाइट है जहां पर आप जा करके इमेजेस को कंप्रेस कर सकते हैं। इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। 1 MB की फाइल को 200 KB का भी कर देता है। और अगर 500 KB का अगर इमेज हो तो उसको 10-20 KB का भी इमेज कर देता है। तो एकदम स्मार्ट तरीके से ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज करता है। तो अब इमेजेस को ऑप्टिमाइज करके और उसमें अल्ट टैग डाल करके ही उसको आगे हम बढ़ने के। उसके बाद में अगर आपके पास उससे रिलेटेड वीडियो है, ऑलरेडी आपके पास कोई वीडियो है, तो वो वीडियो भी आप वहां पे कंटेंट में दिखाने की कोशिश करें, ताकि ये लोगों को बोलते हैं ना कि किसी को सब कुछ मिले वहां पे। आपको वीडियो देखने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, उसको इमेज देखने के लिए कहीं और ना जाना पड़े, सब कुछ आपको वहां पे मिले। अगर हो सके तो आपका आर्टिकल ऐसा है कि आपको सुटेबल हो रहा है कि आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है, उससे रिलेटेड इमेज भी अवेलेबल है, तो आपको वहां पे देना चाहिए। आपको एसईओ के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे कि ये सोशल मीडिया लिंक हमको जो शेयर करने के लिए लोगों को ऑप्शन देना चाहिए। अगर किसी यूजर को आर्टिकल अच्छा लगा तो वो आर्टिकल को फिर वो
अपने फ्रेंड्स या कलीग को, किसको भी अगर फैमिली में किसी को अगर वो आर्टिकल शेयर करना है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर पे कहीं पर भी, तो उसको हमको वहां पे एक सोशल मीडिया का लिंक जरूर देना चाहिए, ताकि वो आपका कंटेंट और लोगों के साथ पहुंच सके और आपका कंटेंट वायरल हो सके। इसके लिए वो सोशल मीडिया का लिंक देना जरूरी होता है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करने वाला कोई लिंक कॉपी करने वाला नहीं है। सीधे सीधे अभी लोग सोशल मीडिया के आइकन पे क्लिक करते हैं और अपने जो मोबाइल डिवाइस में जहां पर भी वो लॉग इन होते हैं, डायरेक्टली वो शेयर कर देते हैं, कुछ भी 1 सेकंड के अंदर शेयर कर देते हैं। कोई कॉपी पेस्ट इधर उधर करने के लिए इतना कोई करने वाला नहीं है। तो आपके लिए बेनिफिट है कि आप सोशल मीडिया शेयरिंग का लिंक डाल के रखें, ताकि यूजर इजीली आपका कंटेंट को किसी और के पास डिलीवर कर सके। उसके बाद में देखिए हम मेन पॉइंट पे आते हैं। इसको प्रो टिप्स समझिए कि ये जल्दी कोई बताता नहीं है, हम इसके बारे में आप डीप में बात करने वाले हैं कि देखिए कंटेंट जो हम लिख रहे हैं वो किंग होता है, कंटेंट ही किंग होता है। लेकिन किंग को भी हम जबरदस्ती नहीं लिखते, किंग को हम बता रहे हैं कैसे लिखते हैं। देखो कंटेंट जो आप लिख रहे हो ना, ये कंटेंट यूनिक होना चाहिए। यूनिक बोले तो अगर कोई गूगल में ना सर्च करे ना, तो वो गूगल में उसको कंटेंट को नहीं मिलना चाहिए। कहीं से भी आप ब्लॉग में या कहीं से भी आप किसी भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट मत करिए। अगर आप कोई कंटेंट को कॉपी पेस्ट करेंगे, कुछ मेहनत, कुछ भी बेनिफिट नहीं, बोला सारा मेहनत आपका बेकार जाएगा। मे भी हो सकता है कि आप थोड़े लकी हो, कभी गूगल की नजर में नहीं गए, तो वो बोलते ना कि तुक्का लग जाएगा कि हाँ आपने मतलब आपका पेज रैंक कर गया। लेकिन देखिए ये गलत तरीका है, स्ट्रेटेजी गलत है। आज नहीं कल आपकी वेबसाइट अगर कोई आपसे बेटर एसईओ करने वाला आ गया, तो आपका फिर वो कंटेंट रैंक नहीं करेगा, क्योंकि गूगल की नजर में कभी ना कभी वो आने वाला ही है। इसलिए आप किसी भी वेबसाइट से, कहीं से भी, किसी भी ब्लॉग से, की न्यूज एजेंसी से, कहीं से भी आप कंटेंट को कॉपी मत करिए। इसका एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ आपको। आप वेबसाइट में जाइए, जहां जिस टॉपिक पे भी आपको कंटेंट लिखना है वो उससे रिलेटेड वेब पेजेस पे जाइए। आप 2-4-10 पेजेस के बारे में पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़ करके उसको एनालाइज करिए कि क्या है इन सब चीजों को। फिर 8-10 पेजेस का जो कंक्लूजन है ना, उस कंक्लूजन को आप कॉपी मत करो, कंक्लूजन को आप बैठो और लिखो। आप खुद ही लिखो, वेब पेज को सामने मत खोलो क्या लिखा हुआ था, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद में उसके बारे में लिखिए कि उन किन किन बातों पे, किस किस टॉपिक पे किस तरीके से बात किया था। वो आप अपने लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो या फिर कैसे भी करके, आप जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में लिख के आप उसको ट्रांसलेट करिए। लेकिन उसको ना अपने वे से लिखिए, अपने सेंटेंस में लिखिए किसी भी तरीके से, ताकि वो यूनिक लगे। और उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक और सेंटेंसेस का ध्यान देना है। लेकिन जो कुछ भी लिखना आपको अपने वे से लिखना है, ना कि किसी और का कॉपी करना है या सेम हेडिंग कॉपी करना है, सेम स्ट्रेटेजी नहीं। आप एकदम डिफरेंट करिए, तभी आपका वो आर्टिकल रैंक करेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम कंटेंट कॉपी कर लिया बाद में, फिर वो जहां से हमने कंटेंट को कॉपी किया है और उसको अगर हम क्रेडिट डाल देते तो कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गूगल के सिस्टम को, मैकेनिज्म को समझिए। गूगल का कैसा मैकेनिज्म है कि अगर कोई भी आर्टिकल सर्च करता है गूगल पे, तो गूगल एक ही आर्टिकल को, एक ही जो सेंटेंस आपने लिखा है, एक ही सेंटेंस को वो सर्च रिजल्ट पे 2 बार क्यों दिखाएगा? क्योंकि उसको, और गूगल फिर बाद में पहले कंफ्यूज हो जाता है कि हम अगर ये वेब पेज पे अगर ये पैराग्राफ, अगर ये पैराग्राफ समझ लो, अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर ये छोटा सा पैराग्राफ है, अगर ये छोटा सा पैराग्राफ पूरे इंटरनेट पे 10 जगहों पे लिखा हुआ है, तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन से कंटेंट को दिखाना है, कौन से वेब पेज को दिखाना है। गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिर उसमें क्या होएगा कि वेबसाइट में जिस वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है, जिसमें बहुत ज्यादा विजिटर आ रहे हैं, या फिर जिस कंटेंट को बहुत ज्यादा शेयर किए गए, गूगल को फिर वो प्रायोरिटी समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज होएगा। और उसमें फिर वो देखिए, वही फिर मैं आपको बोला ना कि गारंटी की बात नहीं हो जाएगी अगर आपने, तो फिर गूगल शायद ये ढूंढने लगेगा कि सबसे पहले किसी ने आर्टिकल लिखा था, सबसे पहले ये इंटरनेट पे ये कौन सी वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट हुआ था, उसके हिसाब से फिर गूगल उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमको आर्टिकल को यूनिक रखना है। यूनिक मतलब आपको कहीं से लाना नहीं है, लेकिन ये है कि आपको 8-10 वेबसाइट पे जाइए, वेब पेज पे जाइए, उसके बारे में पढ़िए, फिर अपने लैंग्वेज में अपने हाथों से उसको लिखिए, अपने हाथों से सब हेडिंग लिखिए। इमेजेस भी आप गूगल में अलग तरीके से जो भी है इमेज लिखिए, स्केच बनाइए, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है वीडियो रिकॉर्ड करिए, लेकिन कंटेंट पे काम करिए। अगर आपका कंटेंट डुप्लीकेट निकल गया, अगर कंटेंट आपका क्वालिटी नहीं है, तो फिर आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है।
मे भी कभी भी लक वाइज या फिर आपको उसमें वो आर्टिकल पे वो कंटेंट पे ज्यादा कंपटीशन नहीं है, हो सकता है आप रैंक कर जाएंगे। तो आप ऐसा कुछ अपने आप को किंग मत समझिए, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी गलत है। गूगल का मैकेनिज्म के हिसाब से आप उसको चीजों को समझने की कोशिश कीजिए उसमें, और कंटेंट को लिखिए। नहीं तो फिर आप हो सकता है 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल आप रैंक करेंगे, उसके बाद कभी अगर उससे बेटर लिखने वाला आ गया तो आपको पीछे जाना ही है, क्योंकि आपने कंटेंट को कॉपी किया था। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कंटेंट इज किंग। एसईओ की इंडस्ट्री में जो हमारा एसईओ का फील्ड है ना, उसमें कंटेंट इज किंग। आपको कंटेंट गूगल में हम सर्च की क्यों करते हैं? क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वही इन्फॉर्मेशन हमको 10 जगह मिले तो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएंगे? इसलिए आपको हो सके जितना हो सके आप यूनिक कंटेंट लिखें, और हो सके तो पूरे अच्छी तरीके से क्वालिटी कंटेंट लिखें। जिस टॉपिक पे भी बात कर रहे हो, अगर यूजर आ रहा है तो उसको सोल्यूशन मिलना चाहिए। अगर यूजर कोई प्रॉब्लम लेके गूगल के पास आ रहा है, अगर आपके वेब पेज पे लैंड किया हो, तो वो वहां पे पढ़ने के बाद उसको उसका टॉपिक पे सोल्यूशन मिलना चाहिए, न कि कोई प्रोडक्ट। आप कुछ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश मत करो, उसमें अपने सर्विसेज नहीं। अगर वो कोई क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर देने की कोशिश करो। बस इसमें इतना ही है, और कुछ है नहीं इसमें। बाकी तो प्रैक्टिस की बात है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते रहेगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होएगा, आपको धीरे चीजों को समझ में आएगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहेगा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट कैसे लिखते हैं वेबसाइट में, किस तरीके लिखते हैं। उन बातों को हमको हमेशा ध्यान रखना है। देखिए इंटरनेट की दुनिया में ना ऐसा कुछ नहीं है, इसके खुद के संविधान है, कुछ खुद के इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हम बेटर रैंकिंग पा सकते हैं। देखो लक बाई चांस वाला काम आज के 10 साल पहले 5 साल पहले होते थे, लेकिन गूगल के जो एआई सिस्टम है, वो सब मशीन लर्निंग सिस्टम है ना, स्मार्ट हो गए हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिखोगे ना, तो गूगल को तुरंत मालूम पड़ जाता है किधर से। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये आर्टिकल अच्छा लगा हो, आपको ये जो टॉपिक था आज का अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है आपको कि किस तरीके से, अगर आपको आर्टिकल लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको फिर और कुछ भी इसके बारे में जानना है, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में जाकर के आप कमेंट करिए। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कमेंट में ही आपको रिप्लाई करूंगा, उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर वो कंटेंट आपको इसमें कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो बना करके फिर प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से पूरा डीपली समझ करके सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ठीक से, आप खाली वेरी नाइस वेरी गुड लिख के रख देते हो। ऐसा नहीं, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, अगर आप एक्चुअल में आप काम कर रहे हो और आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आपको और सजेशन चाहिए या फिर किस तरीके से, तो आप प्रॉपर तरीके से आप लिखिए। कमेंट में आप ठीक से लिखेंगे ना, तो मुझे समझ में आएगा आपको क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो फिर मैं उसका सोल्यूशन ढूंढूंगा, या किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।